नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि यूएसए ने लॉन्च किया है उसको देखो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके चलते इकोनॉमिकली चाइना को काउंटर करना पॉसिबल हो पाएगा। तो बेसिकली यूएस और प्लस 12 और कंट्रीज़ इन्होंने मिलकर के ये फाइनल किया है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के अलावा 12 कंट्रीज़ हो गए जिसमें यूएस हो गया, तो टोटल 13 कंट्रीज़ हो गए कि नहीं। इसमें से जो इंडिया और यूएस है इन दोनों को छोड़ दो तो बचे हुए 11 कंट्रीज़ है ना, वो RCEP के में मेंबर्स हैं। ठीक है ना, उन्होंने मिलकर के टोटल 13 कंट्रीज़ ने मिलकर के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो साइन किया है, जिसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग अम्ब्रेलाज में। फॉर एग्जाम्पल कैसे रेजिलियंस, मतलब कि बुरी से बुरी परिस्थिति भी आ जाए तो भी ट्रेड ना रुके, ऐसी एक्टिविटीज़ तैयार करना। सस्टेनेबिलिटी, लंबे समय तक ट्रेड में एंगेज करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज करना। इंक्लूसिवनेस, ऐसा नहीं कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, सभी कंट्रीज़ को बेनिफिट होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ जिससे कि वो अपने आप को प्रॉस्पर बना सके। फेयरनेस, कहीं पर भी कोई भी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। और कॉम्पिटिटिवनेस, दैट मीन्स वहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिलेगा। तो इस तरीके के सेगमेंट पर ये काम करेगा ये पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क है वो। अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव कॉर्ड की जो मीटिंग है, ठीक है, आज मीटिंग चल रही है कॉर्ड की, इससे जस्ट एक दिन पहले ही डिसाइड हुआ है। और इन पर्सन मीटिंग की बात करें कॉर्ड की तो फर्स्ट वॉशिंगटन डीसी में हुई थी सितंबर 2021 में। अब सेकंड इन पर्सन मीटिंग मतलब पर्सनली, ठीक है ना, वो मीटिंग अब ये सेकंड टाइम हो रही है। अब इसके अलावा आप देख लो किस किस कौन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इसके आगे वियतनाम, इन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। हमारी तरफ से देखो हमने सीधा स्टेटमेंट ये दिया कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इनिशिएटिव लिया गया है यूएसए के द्वारा, बोलो बहुत ही अच्छा है। इसके 3 पिलर्स पे हम 3 चीज़ों पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टाइमलीनेस। तीनों पिलर मिलकर के बोला है पूरे रीजन में डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, पीस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करेंगे। ऐसे में अगर इन 13 कंट्रीज़ की हम बात करें जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के पार्टनर्स बने हैं, इन कंट्रीज़ के पास में टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग, आप यहाँ पर देख लो कि ये जो है ना, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40%, मतलब आधा तो पॉपुलेशन है, ठीक है, 50% तो पॉपुलेशन के लगभग आ जाता है। और इसके अलावा 40% के लगभग वर्ल्ड की जीडीपी आ जाती है इनके पास में, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके आगे अगर हम देखें और ट्रेड की जब बात आई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि गुजरात के लोथल से ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो बोला आज हम वही चीज़ चाहते हैं कि पूरे रीजन में भी इसी तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आए और जो भी चैलेंजेस है उनको हम सॉर्ट आउट करें। एक करेक्शन कि जो पॉपुलेशन मैंने बोला था वो इंडो पैसिफिक रीजन की टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इंडो पैसिफिक रीजन में। और बोले 60% जीडीपी को ऑक्यूपाई करती है इस पर्टिकुलर रीजन की जो भी जीडीपी है। पर अगर हम इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की बात करें जिसमें 13 कंट्री साथ में आए हैं, इनके लिए बोला जा रहा है कि वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 40% तक ऑक्यूपेंसी है किसके पास में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पार्टनर के जो मेंबर्स हैं उनके। अब देखो इसमें क्या क्या पिलर्स हैं, किन किन चीज़ों पे काम किया जाएगा। देखो एक तो ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, एक टैक्स एंड एंटी करप्शन को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। प्रमोट का मतलब टैक्सेशन को एकदम सही तरीके से अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी किसी भी दूसरे देश को नुकसान हो। सप्लाई चेन को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है जी, इंटरनेट ग्लोबल सप्लाई चेन। क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बूस्ट करने की बात की जा रही है। वही पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत जो हमने कमिटमेंट दिए हुए उन चीज़ों को प्रॉपर्ली टाइमली मैनर में इंप्लीमेंट करना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिसमें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में अच्छी खासी कैपेसिटी अवेलेबल है, तो फिर बाद में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको भी हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन पेज पे हैं, टॉपिक वही कंटिन्यू है, कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड में अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या हैं ये तो आपको पता पड़ी गया। कॉर्ड क्वाड्रिलेटरल डायलॉग ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस, चारों मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड इन पर्सन मीटिंग है, पहली हुई थी वॉशिंगटन में और इसके पहले वर्चुअल मीटिंग्स भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो देखें। सबसे पहली चैलेंज, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप। रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन में इन्वेड किया तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे असर पड़ गया। नहीं, कहाँ पर नज़रें थी चाइना पे, चाइना से नज़रें हटा करके अब रशिया को मैनेज करना पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जो वेस्टर्न अलायंस जो वीक पड़ रहा था उसको एक बार फिर से रशिया ने एक री एनर्जाइज कर दिया है।
यूएसए ने खुद को कमिट किया लगभग $54 बिलियन तक का जो एफर्ट है वो पूरा लगाया जाएगा इस पर्टिकुलर वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। ठीक है, तो ऐसे में यूएसए को सेंटर स्टेज पे ला के रख दिया है फिर से इस रशियन अटैक ने। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जिस तरीके से यूरोप में ये जो टेंशन रशिया ने क्रिएट की है ना, तो इसके चलते नेटो का रिवाइवल हो रहा है ना, तो चाइना जो है उसकी तरफ से नज़र जो है थोड़ी सी हटी। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना हो गया कि अब रशिया के चलते चाइना थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, तो चाइना अपनी मनमानी करेगा। बट यूएसए की तरफ से क्लियर एकदम स्टेटमेंट है कि हम दोनों डोमेन में दोनों तरीके से मैनेज करेंगे हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिल करके, चाहे फिर वो रशिया हो चाहे चाइना हो, दोनों को सेम टाइम पर सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कारण क्या है कि अगर यूरोप में कोई भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है ना, बोला उसका असर सीधा एशिया पैसिफिक में भी देखने को मिलेगा या फिर इंडो पैसिफिक में भी देखने को मिलेगा। तो हम एक को छोड़ करके दूसरे पर ध्यान दें ऐसा नहीं होगा, दोनों को साथ में पैरेलली ध्यान देंगे। अभी तक अगर यूरोप की बात करें तो अभी तक इंसुलेटेड मैनर में देखने की बात की जा रही थी कि भाई एशिया का सिनेरियो अलग है, यूरोप का अलग है। क्योंकि होता क्या है कि आज जिस तरीके से यूक्रेन में अटैक किया है किसने, रशिया ने, तो एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन में भी छोटे कंट्रीज है ना, उनके दिमाग में भी ये है, जैसे ताइवान हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, कि भाई कल को ना हमारे ऊपर भी कोई अटैक कर दे। तो ऐसे में दोनों को सेपरेटली नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा क्वाड के मेंबर्स की अगर बात करें तो उनके लिए कैसे चैलेंज क्रिएट हुआ यूक्रेन में जो अटैक हुआ उसका। देखो 3 कंट्रीज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल क्रिटिसाइज किया ज़बरदस्त तरीके से कि रशिया ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल गलत है। जबकि इंडिया ने अपनी पोजीशन क्या रखी कि भाई हम न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं, रशिया को डायरेक्टली हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, पर हाँ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रखना जरूरी है हर एक कंट्री की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और यूएन चार्टर जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बट हमने सीधा क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को, तो ये थोड़ा सा गैप देखने को मिला इन चारों कंट्रीज में। पर इंडिया की सेंसिटिविटीज को भी समझा गया है बाकी 3 कंट्रीज के द्वारा। फिर बात कर लेते हैं चाइनीज थ्रेट के द्वारा। चाइनीज थ्रेट की बात देखो, क्वाड जब से आया है ना तब से एक यही स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि क्वाड की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं रिलीज हुआ है कि भाई हम एक सिक्योरिटी अलायंस हैं। चाइना ने खुद ने एशियन नेटो बोल दिया, कुछ एक्सपर्ट्स एशियन नेटो बोल रहे हैं क्वाड को, जबकि इधर से क्वाड की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। इवन चाइना को सीधा हिंट में भी नहीं लिया गया है। हाँ, पर जब कभी भी कोई स्टेटमेंट रिलीज होता है ना, तो चाइना को प्रॉक्सी रेफरेंस में रखा जाता है कि जो एक्टिविटीज चाइना कर रहा है ना, उन एक्टिविटीज को अटैक किया जाता है क्वाड के द्वारा। ठीक है, जैसे कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन बोले प्रमोट हम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर इस तरीके का बनाना चाहते हैं जिसमें कि रूल बेस्ड सिस्टम चले। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं जिनको चाइना वायलेट कर रहा है, तो सीधा चाइना का नाम ले करके इनडायरेक्टली चाइना को ये अटैक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीजिंग जो है वो अपनी तरफ से क्वाड को एंटी चाइनीज अलायंस है उसके तौर पे ब्रांड कर रहा है। बट देखा जाए ना तो क्वाड का रिवाइवल, अभी जो लेटेस्ट रिवाइवल है ये क्वाड 2.0 चल रहा है। क्योंकि देखो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने 2007 में ये आइडिया फ्लॉट किया था कि बोला चारों डेमोक्रेसीज मिलकर के अगर काम करेंगी तो बोला आराम से अपनी खुद की ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए काम कर पाएंगे। बट ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम के क्वाड 1.0 से विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ में इकोनॉमिक टाइज बहुत सारे थे ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए चाइना ने इतना कुछ एंगेज नहीं किया था। दूसरी तरफ आज की परिस्थिति देखी जाए तो आज चाइना लद्दाख वाले एरिया में हमारे साथ में टेंशन में चल रहा है। ईस्ट चाइना की बात कर लो, साउथ ईस्ट जो मतलब साउथ चाइना सी है वहां की बात कर लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ में टेंशन्स की बात करो तो सोलोमन आइलैंड में जिस तरीके से चाइना ने अपनी खुद की मिलिट्री बेस ओपन करने की बात कर दी, तो इसको चलते अब ऑस्ट्रेलिया फिर एक साथ आ चुका है। तो ऐसे में पहले कुछ और था, चाइना का एक इमेज जो थी वो कहीं ना कहीं एक पीसफुली ग्रोइंग कंट्री के तौर पे था। बट अभी जो एग्रेशन दिखाई है रिसेंट पास्ट में, तो उसके चलते फिर बाद में चारों कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया कि भाई बात ऐसी है कि कैसे भी करके चाइना को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अब ये चारों कंट्रीज हैं, ठीक है, क्वाड के मेंबर, इनका ओपिनियन क्या है चाइना को लेकर के। देखो ताइवान के मुद्दे को, ट्रेड को लेकर के तो यूएस नाराज है, क्योंकि ताइवान पर अटैक के लिए वो जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा कि ताइवान पर अगर चाइना अटैक करता है तो आप क्या करोगे, तो यूएस ने बोल दिया, बोला मिलिट्रीली हम वहाँ पर उतर जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे चाइना से। ऑस्ट्रेलिया का सीधा ये है कि चाइना का मिलिट्री बेस ओपन हो रहा है सोलोमन आइलैंड में, तो वो चाइना के बिल्कुल पास में ही आ गया, तो इसलिए चाइना डर रहा है। और जापान और इंडिया की बात करें तो ये ऑलरेडी पहले से चाइना के साथ में इश्यूज में फंसे हुए हैं। हमारी अगर बात करें तो हम तो सीधा लद्दाख में वैसे अटके हुए हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट सबसे लंबा चलता आया हमारे साथ में।
तो इन सारी चीज़ों ने क्या कर दिया, साथ में लाने का एक पॉइंट। साथ में अगर हम देखें तो हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर चाइना अपनी पकड़ लगातार बना रहा है, जहां पर इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर चुका है कि भाई रीजनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, बट चाइना जो है वो इंडिया के लिए यहां पर भी चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया ने सीधा एक ही डिसीजन क्लियर कर रखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की जो जुगलबंदी है, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, बोलो इसके चलते हमें टू फ्रंट वॉर की टेंशन आ रही है। तो ऐसे में हम भी हमारे अलायंस बनाने से पीछे ना हटें। ठीक है, बोलने वाले एशियन नेटो बोलते हैं, बट अभी तक इन कंट्रीज़ ने चारों ने मिलकर के इसको कोई सिक्योरिटी अलायंस का तौर पे नहीं बोला है। फिर नॉन सिक्योरिटी इनिशिएटिव, भाई सीधी सी बात है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी तक। तो जैसे अगर प्रीवियस जो इन पर्सन मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में, ठीक है, उसमें क्या बातें हुई थी, बोलो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है, कॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप तैयार किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन रखी जाएगी, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब ओपन स्पेस को यूज़ किया जाएगा, या फिर 5G टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट लाना है। इन चीज़ों पर बोले ज़्यादा काम किया जा रहा है। जबकि अगर हम अभी देखें तो एक और आपको पता है इकोनॉमिक एंगेजमेंट में एक और पॉइंट आगे बढ़ चुका है, जिसमें टोटल 13 कंट्रीज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगेजमेंट चल रही है क्वाड मेंबर्स के बीच में। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो ये है कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया गया है, इसमें देखो टैरिफ टॉक्स जो हैं उन पर तो देखो कम बात होगी। शुरुआत में तो ये है कि कैसे भी करके कॉमन चीज़ों पे बातचीत हो जाए। देखो एक तो होता है कि भाई ट्रेड को प्रमोट किया जाए, तो सभी कंट्रीज़ के बीच में जो भी टैक्सेशन का सिस्टम है कि भाई ये 13 कंट्री साथ में मिलकर के अगर ट्रेड करेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि इनको टैक्स भी रिड्यूस करना होगा, सारी चीज़ों पर मतलब इस तरीके से होगी, कॉम्पिटिटिवनेस आए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसको दबाने के चक्कर में सभी अपने अपने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो राइज कर दें। बोला इन चीज़ों पर तो देखो शुरुआत में बात होगी नहीं। शुरुआत में बातचीत होगी कि कैसे भी करके सिनर्जीज फाइंड आउट की जाए 4 स्पेसिफिक एरियाज में। एक तो डिजिटल इकोनॉमी, एक सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन, एक क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी करप्शन मेजर। बोले ये 4 पिलर्स पे ये काम करेंगे। इन चारों पिलर्स में सभी 13 के 13 कंट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, जिससे कि ट्रेड और अच्छे से प्रमोट हो। फिर उसके बाद में जो टैरिफ वाला मुद्दा है, टैक्सेशन वाला मुद्दा है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। एक टैक्स वर्ड जो आता है ना, टैक्स वर्ड होता है डोमेस्टिक, और टैरिफ वर्ड अगर लगा दिया ना, इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हो। एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो ये कहा जा रहा है कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप है RCEP, जो कि 2019 में फाइनलाइज हो गया था, जिसमें इंडिया ने खुद को विड्रॉ कर लिया था, जबकि नेगोशिएशंस में इंडिया लगातार था। इस RCEP का मेंबर चाइना है। बोला इसको काउंटर करेगा ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इंडिया ने भी देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, झट से ज्वाइन कर लिया इस ग्रुप को। ठीक है, साथ में चाइना जिस तरीके से अपनी इकोनॉमिक पावर को यूज़ कर रहा है ना, जिस तरीके से अपनी हार्ड पावर को यूज़ करता है, बोलो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया, US, इसके अलावा 11 और कंट्रीज मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो 11 कंट्रीज है ना इंडिया US को छोड़ करके, ये सारे के सारे RCEP के मेंबर हैं। अब आप खुद देख लो कि क्या यहां पर टेंडेंसी शो हो रही है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि RCEP को काउंटर करने के लिए ये IPEF है, ये काम करेगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारे पास में आज का ये जो कॉर्ड से रिलेटेड जो मीटिंग हो रही है वो मेन कंक्लूजन आ गया है तीनों आर्टिकल्स में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन पेज पे आ गए हैं, जहां पर आप देखोगे कि असम में फ्लड्स, लैंडस्लाइड ये पहले ही आ चुकी है, जबकि मॉनसून तो अभी आना बाकी है। यहाँ पर आप देखो ये रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन खड़ी है, और ये पूरी की पूरी ट्रेन पूरी की पूरी मलबे के नीचे दब चुकी है। तो ये इंसिडेंट क्या शो कर रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखो कि हाल कुछ ऐसा है कि फ्लड्स और लैंडस्लाइड तो उनसे पहले ही हो चुके हैं। 25 जनों की डेथ हो गई, 7 लाख से ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? एक तो ये कि जितना एक्सपेक्टेड रहता है ना प्री मॉनसून रेन का, उससे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। चाहे फिर वो मेघालय की बात करो, चाहे असम की बात कर लो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, तो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होगा। तो भैया आपको पता है टेरेन कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कॉम्पोजिशन कैसा है, तो उसकी वजह से वो लैंडस्लाइड होना लाजमी है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत है, अराइवल बहुत ज़्यादा हो गया, और ये कारण है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से।
फिर आगे ये बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट तो एक है जहां पर आपने ये जो रेनफॉल की ये बात कर ली, बोल रहे हैं मड स्लाइड, जिसमें आप देखो लैंडस्लाइड में क्या होता है, जहां पर वाटर क्वांटिटी थोड़ी कम होती है और मिट्टी एक साथ आकर के और ढह जाती है, ठीक है। जबकि मड स्लाइड में क्या हो जाता है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कीचड़ जैसी हो जाती है, क्वांटिटी पानी का बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, ठीक है। तो बोले रेलवे ट्रैक्स तक वो अंदर धंस चुकी है। यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक का वो कनेक्शन है जो कि साउथ असम को कनेक्ट करता है बचे हुए कंट्री से। अब आप देख लो कि इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में इंसिडेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसके पीछे केवल रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज ही नहीं है, अनडिजायरेबल, अनप्रैग्मेटिक, अनप्लान्ड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ऑन द फ्रेजाइल लैंडस्केप ऑफ हिल्स। दैट मीन्स कि पूरी अनकंसोलिडेटेड मिट्टी है बोला यहाँ की, यहाँ पर आपने बिना सोचे समझे प्लानिंग की है, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक बना दी है। 1997 से प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2015 में जाकर के आपने ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक वहाँ पे बना दी। इकोलॉजी की सेंसिटिविटीज़ को समझा नहीं तो आपका डेवलपमेंट डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया जी, सीधी सी बात है। ऐसे में बोले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बहुत स्पीड से हुई है। फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे रोड बने, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई अपनी खुद की बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खड़ी कर रहा है, बोला डिफॉरेस्टेशन जचा के किया गया है, 4 लेन हाईवे बना दी गई, रेलवे ट्रैक को चौड़ा कर दिया। इसी का रिजल्ट ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बारिशें बढ़ी है और एक तरफ ये ह्यूमन मेड, मैन मेड जो कॉजेज़ है इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ गई। और ये चीज़ कोई असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी रिसेंट टाइम में बहुत कुछ देखने को मिली है। तो यही चीज़ बताई जा रही है। तो इसका मतलब वे फॉरवर्ड क्या है भाई इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है तो इकोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। दूसरी चीज़, आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच तैयार करो कि कैसे हम डेवलपमेंट करें जिससे कि मिनिमम रिस्क के साथ में डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को यूज़ करना। भाई सीधी सी बात है, वहाँ के जो लोकल्स है ना उनका नॉलेज भी हम यूटिलाइज करें और उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें जितना हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में केवल क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर दो। क्लाइमेट चेंज के अलावा भी वहाँ पर जो आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, उनको भी इन टेंडम आपको वहाँ के लोगों के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर के करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो आर्टिकल है ये BMP-T टर्मिनेटर। ये देखो ये टैंक है एक तरीके का, ठीक है। BMP-T-72 टर्मिनेटर जो है ये बेसिकली टैंक कम मतलब गन वन सब कुछ इसमें इंस्टॉल्ड है। ये बेसिकली न्यूज़ में इतना सही है कि रशिया ने यूक्रेन की सिटीज़ में इस टैंक सपोर्ट सिस्टम को उतार दिया है जिससे कि जो भी रशियन मिलिट्री को प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। ये बहुत मल्टीटास्किंग है जी, सीधी सी बात है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि BMP-T टर्मिनेटर ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ठीक है, तो ये जो बैटल टैंक होता है ना उनका सपोर्ट सिस्टम है, बैटल टैंक सपोर्ट सिस्टम, और ये रशिया का है प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को पहले भी यूज़ किया हुआ है रशिया ने। अफ़गानिस्तान में जब वॉर हुआ था और चेचन्या का जो इशू हाईलाइट हुआ है 2000s में, तब यूज़ हुआ था। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके आगे ये आर्टिकल इधर है आशा, जो आप जानते हो यहाँ पर आपको पता है कि जो डॉक्टर्स के साथ मिलकर के काम करते हैं या हेल्थ सिस्टम में हमारे यहाँ पर जो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, इन्होंने जो काम किया उसको देखो WHO ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे इन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज़ को घर घर तक पहुँचाने का जो एक हमारा सपना रहता है कि भाई क्वालिटी हेल्थ मिले, तो वो प्रॉपरली फुलफिल होना इन्हीं के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो ये पूरा जो आर्टिकल है ना इन्हीं के बारे में बताया हुआ है। तो मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं। मान लो कोई सर्वे करवाना हो हाउस टू हाउस, तो आशा वर्कर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती हैं। वैक्सीन प्रोग्राम जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ है या रिप्रोडक्टिव या चाइल्ड हेल्थ मेजर्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलानी कि हाँ भाई बच्चों से संबंधित ये होती है, कैसे आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। तो घर घर जा कर के इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम ये आशा वर्कर्स करती हैं। ठीक है, आशा प्रोग्राम बेसिकली कहाँ से शुरू होता है, इसका ओरिजिन बताया जाता है छत्तीसगढ़ में मिटानिन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसमें 50 घरों पर एक कम्युनिटी वर्कर को अपॉइंट किया गया था जो कि 50 घरों की जिम्मेदारी लेती थी कि भाई इन 50 घरों में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो उनको अवेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अच्छे से प्रमोट करनी है। तो ऐसे में इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आशा का कॉन्सेप्ट आया जिसमें 200 हाउस होल्ड्स पर एक लोकल रेजिडेंट को अपॉइंट करना शुरू कर दिया कि भाई लोकल जो होंगे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में आसानी से समझा पाएंगे।
ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में किसी ने आशा नाम से यूज़ कर लिया, कहीं एएनएम जो होती हैं वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है, या फिर कहीं पे जीएनएम होती हैं जनरल नर्स एंड मिडवाइफ, और कहीं पर पब्लिक हेल्थ नर्सेज के नाम से ये फेमस हैं। काम क्या है इनका? हेल्थ से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है वो घरों तक पहुंचानी। बस इसी चीज़ को ये एलेबोरेटली बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखो जापान गए हुए हैं ही, तो वहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी मीटिंग की है इन्होंने। तो इस मीटिंग में जो बातचीत हुई है उनमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना था, वो चीज़ें बताई गई है। और ये चीज़ भी बताई कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में लगभग $84 बिलियन का एफडीआई आया है। तो एफडीआई को अट्रैक्ट करना हमारे लिए मेन टारगेट रहता है। तो बेसिकली अगर देखें तो मार्च 2022 में, अभी रिसेंटली पहले ही विजिट कर चुके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जापान में। तो वहाँ पर क्या एग्रीमेंट हुए थे? 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट की बात की थी। किसने? आने वाले 5 सालों में जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने, कि जापान जो है $5 ट्रिलियन येन जो है वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। इसके अलावा इसी टाइम पर मार्च वाली जो विजिट थी उसमें ही इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप IJICP ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पे दोनों काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके भी कई इनिशिएटिव में जापान का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इंडिया को बनाना चाहते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अभी आप देखो कि 34 जापानीज़ कंपनीज़ के लीडर से बातचीत की हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करने वाली लीडिंग कंपनीज हैं या लीडिंग एंटिटीज़ हैं उनमें आप देख लो, एक तो जेट्रो नाम आपने सुना होगा, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक आपने जाइका नाम सुना होगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। एक आपने JBIC का नाम सुना होगा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एक है JIBCC जिसका नाम है जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी। बोले इन सब ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में जो कल परसों हुई थी। ठीक है ना, इतना सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो आरबीआई ने एक पैनल सेटअप किया है। पैनल के चेयरमैन हैं, यहाँ पर नाम देखो, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर BP कानूनगो। काम है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है बैंकिंग को एक्सेस करने में, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो वो उसी के लिए वो लोग काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, BP कानूनगो, जिससे कि इनएफिकेसी कोई है सिस्टम में उसको ठीक किया जाए, कस्टमर सर्विसेज को एक्यूरेट बनाना, उसमें जो भी गैप्स हो उनको आइडेंटिफाई करना, और साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में कोई इशू आ रहा है तो वो सेटल करना। इन सारी चीज़ों, मतलब बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है आरबीआई ने। फिर हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे देखो एक ही न्यूज़ है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मंकी पॉक्स के केसेस देखो, उस टाइम पे जब हमने डिस्कशन किया था वो था कि यूरोप में केस मिला था, ठीक है, मेनली यूके में। और आज मंकी पॉक्स के ऑस्ट्रेलिया में भी केस मिल गया, इजराइल में मिल गया है, कनाडा, यूएसए का ये अलास्का पार्ट हो गया, और यूरोप में बोला केसेस मिलते चले जा रहे हैं। तो मंकी पॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थोड़ा सा एक बार रिविजन करें तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है जो कि स्मॉल पॉक्स जैसे पेशेंट जैसी सिम्टम्स दिखाती है। इस तरीके के ये देखो फुंसियाँ उठ जाती है मोटी मोटी। ठीक है जी, ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, जो कि जो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर मेनली मिलती है, और बाकी दूसरे रीजन में ओकेजनली, मतलब यहाँ ये जो अफ्रीका का रीजन है ना, यहाँ पर तो कॉमनली मिलती है। सिम्टम्स क्या है? देखो, फीवर होना, रैशेस आ जाने स्किन पे, और जो लिम्फ नोड्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड्स को रिलीज़ करने वाली जो भी मतलब पार्ट हैं, जैसे अंडर आर्म्स है, और ये यहाँ पर भी सूजन आने लग जाती है। ठीक है, और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आने लग जाती है और भी। इसके अलावा डिजीज़ है वो 2 से 4 हफ्तों तक रहती है, पर हाँ स्मॉल पॉक्स जितना सीवियर नहीं रहती है इसकी बीमारी की अगर बात करें। ट्रांसमिशन देखो, मंकी पॉक्स का सिंपल सा ये है, ह्यूमन जो है वो मान लो किसी एनिमल के ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो उससे इन्फेक्शन के टच में आ गया तो उसकी वजह से, और फिर बाद में आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, चेन बन जाती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के तरीके क्या हो सकते हैं भाई? सीधी सी बात है, कहीं जा कर के कोई बैठ जाए, पता पड़े कि वहाँ पर कोई मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड एनिमल था, उसने यूरिन रिलीज़ किया था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ यूरिन से नहीं होता, बाकी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से हो सकता है। बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, मान लो कहीं से कट लग गया, थोड़ा बहुत ब्लड गिर गया हो, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, जो से छींक आ गई किसी को तो छींक से निकल गया हो, इस तरीके से। ठीक है, वैक्सीन की बात करें तो देखो अभी तक स्मॉल पॉक्स को तो इरेडिकेट करने के सिस्टम तैयार हो चुके हैं,
बट मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो अभी तक इसके बारे में कोई वैक्सीन डेवलप मतलब कोशिशें चल रही हैं जी। कुल मिला के अभी तक ये नहीं कह सकते कि हाँ मंकी पॉक्स एलिमिनेट हो पाया है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो बस मेन चीज़ें यही थी। ठीक है, डायग्नोसिस ये भी इतना कोई काम का नहीं है। चलिए ठीक है, आज के डिस्कशन में इतना ही, लेट हो गया मैं थोड़ा। थैंक यू वेरी मच।